हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब कोई उम्मीद है सब कोई बढ़िया होगा। तो हम अभी तक ख़त्म कर चुके थे अपने लास्ट जो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसमें कई सारी सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारे उस चैप्टर का जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है पादपों में परिवहन। तो उस टॉपिक में हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने को, बस जो मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बस ऐड किया है इस वीडियो में। तो उसके बाद फिर अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें अभी कवर करनी बाकी है और ये सब बहुत कम मार्क्स के आते हैं इससे, तो इसलिए। लेकिन जो चूँकि महत्वपूर्ण है और जानकारी के भी व्यू से और एग्ज़ाम के व्यू से, तो हम लोग इस पर भी काम करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पादपों में परिवहन है। उसी चैप्टर का जो पिछले जो चैप्टर जो अभी चल रहा था अभी तक, उसी में एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो पादपों में परिवहन पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जंतुओं में, जीवों में कैसे होता है परिवहन। वहन तंत्र के अंदर में हम लोग रक्त के बारे में पढ़ा था और हृदय की संरचना और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अब जो हमारे पास है वो पादपों में परिवहन है। पादपों में परिवहन के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है मेन है वो जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्योंकि पिछले साल का भी मैंने क्वेश्चन देखा है तो उन्होंने ये क्वेश्चन कॉमन आ जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जाइलम का क्या फंक्शन है, जाइलम काम क्या करता है, जल पहुंचाने का काम, जल और मिनरल पहुंचाने का काम कौन सा जाइलम करता है या फ्लोएम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये है क्या। तो जाइलम और फ्लोएम दो तरह के दो माध्यम होते हैं पौधों में, एक जगह से सामान को, किसी भी तरह के लिक्विड को, जल को या फिर मिनरल को या फिर किसी तरह की पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो अब पहले पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम जो है उसमें क्या फंक्शन होता है, जाइलम क्या फंक्शन करता है। तो जाइलम जो है वो जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण का परिवहन करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जाइलम जो है जड़ से पत्तियों तक वो जल को पहुंचाता है। क्योंकि होता क्या है, जाइलम में जो पौधे की जड़ है उससे उसके पत्तियों की ऊंचाई बहुत होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी मुश्किल होता है ऊपर में पहुंचाना। अब चूँकि इतना प्रेशर रहता नहीं है उसमें, तो जो ऊपर पहुंचा सके। और वाष्पोत्सर्जन से जब पत्तियों से जल का निष्कासन होता है, जब जल निकल जाता है जिस वजह से, तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जो प्रेशर खिंचाव करता है, जो खींचता है जल को अपनी तरफ। तो वो सारे चीज़ को मिला करके तब जल का परिवहन होता है। अब जल का मेनली जो वहन होता है, जल का वहन का माध्यम, जिस माध्यम से होके वो जाता है, वो जाइलम के थ्रू होके जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइलम कि जाइलम में जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों से जल तथा घुले लवण परिवहन करते हैं। ठीक है, अगला है कि जाइलम में पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा अन्य वाहिनियों द्वारा होता है, जो कि मृत होता है। तो जाइलम की यह भी एक खासियत है कि जाइलम की जो वाहिनियाँ होती हैं वो एक मृत कोशिका की बनी होती है, डेड सेल। ठीक है, वो अगला हम लोग देखेंगे कि जो मैंने पहले भी बता दिया कि वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना संभव होता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। तो मैंने बता दिया है कि होता क्या है कि जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र छिद्र होता है, उससे होकर के सूर्य के प्रकाश को मिलने की वजह से वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो होता है जल निकल जाता है, तो वहाँ पे खाली जगह हो जाता है, तो वो जल फिर खींचने लगता है। तो जल जब खींचने लगता है, जड़ से जब जाइलम के थ्रू फिर जल ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वो भी एक फैक्टर होता है, फैक्टर माना जाता है। एक बहुत सारे फैक्टर है जो कि जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, उसमें से एक वाष्पोत्सर्जन प्रमुख है। तो ये हो गया। और अगला है कि जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें जो जल का जो मूवमेंट होता है, जल मूव करती है, वो मेनली मूव करता है सरल यौगिक। इसमें ऊर्जा नहीं खर्च होती, उसमें वाष्पोत्सर्जन से खिंचाव बल के कारण होता है। और जो दो वाटर
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, हाइड्रोफिलिक, उसको फोर्स कहते हैं। वो सब चीज़ें शायद केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो उस खिंचाव की वजह से, मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से उसका मूवमेंट होता है, वो मूव करता है, वह गति करता है। तो इसलिए ये सारे प्रमुख जाइलम के बारे में है, जो कि कुछ जाइलम से जल जड़ से ऊपर की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। इसमें वाहिनियों द्वारा होता है जो कि मृत होता है, और वाष्पोत्सर्जन के कारण एक पुल का निर्माण होता है जिससे पहुंचता है। फिर अगला है कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होता। ये जाइलम के बारे में हो गया। 4 पॉइंट काफ़ी है, और इससे ज़्यादा है भी नहीं। इससे आगे ज़्यादा आपको जानने के लिए फिर 11 में आप लोगों को पढ़ना होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो अगला हमारा फ्लोएम है। फ्लोएम में क्या है? अब फ्लोएम में होता क्या है कि जो पत्तियां जो है, पत्तियां भोजन बनाती है, हमें पता है। पत्तियों तक जल हम लोगों ने जाइलम के थ्रू पहुंचा दिया। अब बात है कि पत्तियों से जो जल है, जो बने हुए खाना, बना हुआ भोजन जो बनाने का काम करती है हमारी पत्तियां जो करती है, उस पत्तियों से भोज्य पदार्थ बनने के बाद अब वो पौधों के दूसरे हिस्सों तक परिवहन करती है। तो इसको एक टर्म भी दिया गया है, स्थानांतरण। स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह तक, जड़ से पौधे पत्तियों में नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको स्थानांतरण कहते हैं। ऑब्जेक्ट ये इसमें एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ था, तो मैंने सोचा बता दिया, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम इधर उधर कुछ भी नहीं। तो है कि फ्लोएम का काम है कि भोज्य पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पौधे के दूसरे हिस्से तक परिवहन करता है। ठीक है। अगला है कि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चलनी नलिकाओं द्वारा सहचर कोशिकाओं की सहायता से होता है, जो कि जैविक कोशिका है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जाइलम की जिस वाहिनियों द्वारा जिससे वो जल का मूवमेंट होता है, जो वाटर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो फ्लोएम में वही चीज जो कोशिका करती है वो जीवित कोशिका है, जैविक कोशिका है। ठीक है। उसमें डेड सेल थे, इसमें इसके जो सेल है जो वर्क करे वो लिविंग है। ठीक है, वो डेड नहीं है। ठीक है। अब है कि स्थानांतरण में फ्लोएम उत्तक एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और यह परासरण दाब बढ़ा देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि जाइलम में ऊर्जा खर्च नहीं होता है, वो वाष्पोत्सर्जन से खिंचाव बल पैदा होता है जिससे मूव करता है वाटर ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें अलग है, फ्लोएम में अलग है। फ्लोएम में ऊर्जा खर्च होती है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, उसमें कोई ऐसा ऊर्जा खिंचाव बल काम नहीं करता है। ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें इस एटीपी का इस्तेमाल करते हैं प्रासरण दाब। उसमें था कि वाहिकाओं द्वारा जाता है, इसमें है कि जैसे परासरण का मतलब होता है एक सेल है, अब ये दूसरा सेल है, डिफ्यूज उसको इंग्लिश में कहते हैं, वो डिफ्यूज करना। अब इससे डिफ्यूज करके बाहर निकला, और डिफ्यूज करके कंसंट्रेशन के कारण ऐसा होता है कि जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, ज़्यादा होता है, उसी बेसिस पे होता है। आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ा भी होगा परासरण दाब के बारे में, कि परासरण दाब है क्या, उसके बारे में डिटेल में। तो परासरण दाब बढ़ा देता है। अब यह क्या है कि फ्लोएम एम में स्थानांतरण जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये एक 4 पॉइंट हो गया हमारा फ्लोएम का भी, और ये 4 पॉइंट हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा। तो इसको अगर क्वेश्चन पूछे कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य के बारे में बताए, दोनों में अंतर स्पष्ट करे, या फिर हम लोग जानते हैं कि इससे जल का सिर्फ इसके थ्रू जाइलम से सिर्फ जल का वहन होता है, और फ्लोएम के थ्रू भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। हाँ, ये एक अच्छा चीज़ है कि इसमें वहन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू वहन का कार्य होता है, जो कि जड़ से पत्तियों तक वहन होता है। और इसमें फ्लोएम में बिल्कुल अलग है। फ्लोएम में स्थानांतरण होता है, पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण होता है भोजन का। तो ये प्रमुख डिफरेंसेस है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसमें 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जाइलम और फ्लोएम खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, अब ये मैंने पढ़ा, उसमें बुक में भी पढ़ा, और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में, कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। अब ये सुक्रोज को ग्लूकोज वही कहते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में ही उसको कह सकते हैं हम लोग ऐसे। सुक्रोज भी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाता है, वो चीज़ अलग है, वो आप लोग को 11 में अगले क्लास में पढ़ना है। तो सिर्फ आप लोग को ये जानना है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है। अब अगला क्या है, पौधों में ये देखिए, हम लोग में ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। ठीक है। लेकिन पौधों में ऊर्जा
शर्करा के रूप में भंडारित होता है, शर्करा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। इसको मैं ये कर देता हूँ, इसका कलर मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को अगर नोट्स आगे चल के अगर मिले तो उस नोट्स में रहे क्लियर कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता चल जाए। अब देखिए, अब हमारा तो हो गया परिवहन का, हम लोगों ने पढ़ लिया पौधे में परिवहन कैसे कैसे होता है, किस किस थ्रू होता है। जितना हमें पढ़ना था उन लोगों ने हम लोग जान लिया। अब इसको मैंने ये, हालांकि अगले हमारे चैप्टर में है, अगला जो चैप्टर हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें है यह पादपों में समन्वय के बारे में। लेकिन मैंने सोचा कि अगर पादपों के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसमें हम इसको भी ऐड कर दें, ताकि हमें फिर ये छोटी चीज़ों के लिए अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप इसको या तो अभी साथ में नोट्स बनाने में इसको यहीं पे साथ में कर लेता, ईजी रहेगा पादपों में परिवहन, पादपों में समन्वय पढ़ने में। तो हम लोग पढ़ते हैं पादपों में समन्वय क्या है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में समन्वय क्या है, जंतुओं में समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। हमारी तंत्रिका तंत्र अभी बची हुई है जो हमारे अगले चैप्टर का ही भाग है, एक टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग का हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बहुत चीज़ें पढ़नी है, बहुत चीज़ें जाननी है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं पादपों में समन्वय क्या है। तो पादपों में समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसका अब कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। अब जैसे किसी एक सेल है, उसको विकसित करने के लिए फिर उसमें विभाजन जरूरी है। अभी विभाजन के लिए भी हमें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो ये हार्मोन जो होता है, जो पौधों में हार्मोन मेनली। अब देखो हार्मोन क्या होता है कि हार्मोन का काम होता है कि शरीर में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम। अब जैसे अब समन्वय का मतलब और अच्छे से जानते हैं। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं रोड पे चल रहे हैं और मेरे पीछे कुत्ता लग गया है, तो हमें तेज़ भागना होता है। तेज़ भागने के लिए फिर हम लोग बॉडी से हम लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमारे शरीर से पसीना आने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं शरीर के। तो ये सारे बदलाव होते हैं, ये सब हार्मोनल है। ये सब हमारे अंदर समन्वय के थ्रू आता है। इसमें हमारे ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। धड़कन बढ़ने का इनडायरेक्ट मतलब वही होता है कि ब्लड का सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिस वजह से उसको आगे में पढ़ लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ब्लड का सप्लाई बढ़ने से होता है एकदम हमारे पैरों का मूवमेंट, मसल का मूवमेंट, सारी चीज़ें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होता है। जैसे हर एक साइकिल है हर चीज़ का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती चाप, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। मतलब समन्वय का एक सीधा साधा मतलब है कि समन्वय के हर काम को करने के लिए सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत होती है। तो उस सामंजस्य को एक विकास करने के लिए हर तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ चीज़ होती है जो तना का विकास करती है, कुछ चीज़ें पत्तियाँ लाती है, कुछ चीज़ें फूल में बदलाव लाते हैं, कुछ चीज़ें फलों में काम करते हैं। तो सब तरह का मिल के एक अच्छा प्रॉपर मैनर में सारी चीज़ों का विकास होता है। तो वो चीज़ जानेंगे। अब होता है क्या है कि इसमें अब हम लोग को जो पढ़ना है, जो हम लोग के बुक के अकॉर्डिंग था पढ़नी है, बहुत चीज़ है इसके बारे में जानना है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो मैंने हालांकि इसको क्रैश कोर्स नाम दिया है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे और बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद जो वीडियो देखेंगे हमारी, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा ये क्रैश कोर्स है। मैंने हर चीज़ को टच किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, इसमें हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ बैठ के नोट्स बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। बस इतने ही 4 हार्मोन दिए हुए थे, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन जो होता है, सबसे पहले जानेंगे कि होता कहाँ है। ये पौधे के प्ररोह भाग में होता है, संश्लेषित होता है। प्ररोह भाग क्या होता है? जिसको एपिकल कहते हैं। अब एपिकल मतलब क्या होता है? जैसे पौधों में देखा जाए तो फुनगी, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं फुनगी में, पौधे के फुनगी में, वही फुनगी का जो पार्ट होता है उसी को कहते हैं प्ररोह भाग। सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसी में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन का कार्य है। अब है जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम है तने की लंबाई में वृद्धि करना। अब तने की लंबाई से आप क्या समझते हैं? मतलब
तने की लंबाई होती है। जैसे एक तना अगर हम मान के चलो देखते हैं, ये अगर तना है, ये अगर तना है तो तना में नोड होता है, गांठ है, जिसको हम लोग गन्ना में नोटिस कर सकते हैं। ये चीज़ गन्ने में देखेंगे तो हम लोग गांठ बनी रहती है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो उसको नोड कहते हैं इंग्लिश में। उसके बीच के स्पेस को इंटर नोड कहते हैं। तो जिब्रेलिन का जो काम है, ये दो नोड के बीच का जो लंबाई होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो लंबाई है, मान के चलिए पहले 5 सेंटीमीटर था, तो जिब्रेलिन की वजह से वो अब 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना भी हो सकता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग लंबाई का वो है। तो जिब्रेलिन का मेन काम है तने की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, अब साइटोकाइनिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक किसी चीज़ का विकास करने के लिए होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, और भी चीज़ें होती है जो फैक्टर, और भी फैक्टर होते हैं। तो उसमें से एक जो है वो कोशिका का विभाजन जो होता है, वो कोशिका का विभाजन के लिए साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन एक वो कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ठीक है, ये कोशिका का जो विभाजन, इसमें ये मदद करता है। ठीक है, और इसलिए कोशिका का, हाँ अब ये बात है, और इसलिए फलों और बीजों में मिलता है कोशिका का विभाजन। अब फलों और बीजों में कोशिका का विभाजन, ये आपको 11 में पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में कैसे क्या होता है उतना हम लोगों को अभी नहीं जानना। अभी हम लोग को सिर्फ जानना है कि ये साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है, पौधे फल कैसे बनते हैं, बीज कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स है। वो पार्ट्स के बारे में हम लोग को हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ना है, जनन में हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें जो बनावट के बारे में जो हम लोग को बात करना है, फलों का, बीजों का, क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ बीज होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग 11 क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ना है। तो फिलहाल अभी हम लोग को जानना है कोशिका का विभाजन में ये मदद करता है, और इसलिए फलों और बीजों में यह मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि यह कहाँ पे मिलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे कहाँ पे मिलता है, तो आप बोलिएगा यह जिब्रेलिन मेनली फलों और बीजों में मिलता है। ठीक है, अब है क्या, अगला जो है एब्सेसिक अम्ल है। एब्सेसिक अम्ल का काम क्या है, यह बीज के विकास एवं परिपक्वता तथा वातावरण के दबाव को झेलने में पौधों की मदद करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एब्सेसिक अम्ल जो होता है वो बीज का विकास हम समझ ही रहे हैं कि बीज का विकास जो फलों के बीच में होता है या फिर अलग अलग जगह पे होता है, उसका विकास एवं उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता। ऐसे ही बीज का भी अलग अलग स्टेज होता है। पहले वो बनना शुरू होता है, फिर एक स्टेज पे जाके वो हो जाता है। जैसे सेब हम लोग खाते हैं, सेब का जो बीज देखते हैं तो देखते हैं पहले छोटा रहता है, लेकिन अगर सेब थोड़ा सा ज़्यादा गल जाए तो फिर देखेंगे उसके बीज में एक हार्डनेस आ जाता है, एक परिपक्वता आ जाती है। और तथा वातावरण का दबाव से ये मतलब नहीं है कि वातावरण से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग पढ़े हैं पहले भी फिजिक्स में, वो मतलब नहीं। वातावरण का दबाव मतलब कि अगर बाहर में बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडी है, पौधों की कैपेसिटी नहीं है उतना ठंडा सहने की, तो एब्सेसिक अम्ल उसमें वहाँ पे इफेक्टिव रहता है, वहाँ पे काम करता है, ताकि पौधे ज़्यादा गर्मी पड़ी तो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडा पड़ा तो ज़्यादा ठंडा। और वृद्धि का निरोधक, अब जैसे पतझड़ में होता है क्या है कि पत्ते झड़ने लगते हैं, तो ठीक है, उसका एक अलग फेनोमेना है, अलग प्रोसेस है। तो लेकिन यहाँ पे जानना है कि वृद्धि का निरोधक मतलब पत्ते का मतलब कि होता क्या है ना, कि जैसे पत्ते मैंने पढ़ाया है पहले कि वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो उत्सर्जन का पदार्थ होता है, वो पत्तों में जमा हो जाते हैं आकर के, जैसे में गोंद था, रेजिन था, तो ये सब चीज़ें आके जमा हो जाती है हमारे पत्तों में, पौधे के पत्तों में। उसके बाद का कार्य होता है, आके तो जमा हो गया, अब गिरेंगे कैसे, तो उसमें एब्सेसिक अम्ल काम करता है। एब्सेसिक अम्ल की मदद से वो पत्ते जो झड़ने लगते हैं, इस वजह से उत्सर्जन का काम भी हो जाता है एक तरह से, तो उसमें भी ये सहायक है। तो ये हमारे 4 हार्मोन हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, इसको आप अपना नोट्स बना ले, अच्छे से बनाएं, या फिर इसी नोट से चलाएं तो चलाएं, स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बारे में अगर इसको लिख ले, जैसे भी हो, लेकिन आपको इतनी चीज़ें तो आपको पढ़ के जानी ही जानी। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, कोई इधर उधर की चीज़ें घुमा नहीं रहा, टू द पॉइंट है इसका मेरा सारा नोट्स एकदम। अगर क्वेश्चन बेस्ड, पूरा क्वेश्चन बेस्ड, अगर क्वेश्चन आता है जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम फ्लोएम के बारे में लिखें, अंतर या फिर बारे में लिखें, दोनों एक ही चीज़ होती है।
फिर हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में ऊर्जा शर्करा के रूप में भंडारित रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको एक प्रॉपर नोट्स हमारे पास अब तैयार है। और पादपों में समन्वय अगले चैप्टर का है, हालांकि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया क्योंकि पादप के बारे में पढ़ रहा था, तो इसलिए पढ़ लिया इसको। अलग अलग ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, इस सब के बारे में, इसका फंक्शन ये क्या है, इस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जितना हम लोग के बुक में था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके अलग अलग कार्य, फिर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान किस रूप में होता है, कैसे होता है। एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र देखेंगे जिसमें न्यूरॉन के बारे में सारा कुछ रहेगा, न्यूरॉन के कैसे काम करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन जाता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ है जानने को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़रूरतमंदों तक। चलिए, धन्यवाद।